मेरा नाम कविता है। ये कहानी मेरी बेटी रूही और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बरेली के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी और मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे। मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती थी। फिर मुझे छिप छिप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वे दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि हे भगवान, ऐसा मंदिर कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वे मेरी बेटी और बेटा में शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ को कोई खुशी नहीं दे पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाह थी, इसीलिए वे मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वे मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी संस्कृतियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वे मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्द ही करवा दी। मेरा पति सरकारी स्कूल में शिक्षक था। हमारे एक 3 साल की बेटी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वे भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। वे दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वे भी मुझे अच्छे नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस थी, स्वार्थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया है। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आते। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम राहुल था और मेरी बेटी का नाम रूही था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते रूही 16 साल की हो गई और राहुल 15 साल का हो गया। जब राहुल के पिता का देहांत हो गया, वे भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बहुत घबरा गया था और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो रूही के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखती ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं राहुल तो एक छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो राहुल वहाँ नहीं था। वे बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। अच्छा हुआ कि राहुल को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको दोबारा डलवा सकें। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड पर एक चारपाई ही थी।
दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे, तो हम 3 लोगों के हिसाब से ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी कमरे में सोए थे। सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। राहुल तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि रूही अभी तक सो रही थी। वे इतने देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वे इतनी देर तक सो रही थी। उसकी आदत थी कि वे सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी, तो वे उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वे बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही राहुल को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इसे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल, अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब रूही को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वे कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वे अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वे उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ही ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठकर अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी। उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी, चादर को छत सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वे सो गई। राहुल भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई करवाई थी और वे कपड़े की दुकान पर काम करता था। वे बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन राहुल ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वे देर से आया था और रूही भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वे भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरे पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वे हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी राहुल को कभी नहीं बताया था वे मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे अपनी माँ के हिस्से का प्यार ले लिया था। वे मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वे घर में अकेला ही मर्द था। वे हमारा एकलौता ही सहारा था, वरना हम औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि वे आगे की पढ़ाई प्राइवेट पर ले ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वे मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रूही फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खिंच गया हो। तभी से वे ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। राहुल उसके लिए
था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वे बच्चा पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूँ बेहोश होने लगे, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वे आसपास भी उसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं रसोई की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि जैसे मैं उसको ही देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वे फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया कि मुझे कुछ पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ियां लेने आते थे। 10-5 देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। राहुल को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता देती तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे राहुल को, रूही को कुछ ऐसी बात करते हुए सुना जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, ये तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे काम करना है। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्ते की बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वे खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वे घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि खराब हो गया? तुम क्या खा रही हो? तुम चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छिपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिसकी मेरे और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप इस तरह की बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं, जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा करूँगी, और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा और वे ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक राहुल भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, मैंने उसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। मुझे पता चला गया कि तुम दोनों के बारे में उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वे क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वे ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे।
किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था, और वे दोनों ऐसे ही शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्या इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकत समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वे दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी ने बाजू के नीले के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसा ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ ही एक कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। राहुल था तो रूही का सौतेला ही भाई। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई तो सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा होंगी ही। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि ये तुम्हारी दवाई है, इसे परेशानी के लिए ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छिपाकर वे गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज़ की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी है? दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब थीं। क्यों लग रही थीं? मेरी बेटी ने भी वे दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छिपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होंगी। और 2-3 दिन तक मेरी बेटी बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वे गोलियाँ ख़त्म हो गईं और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वे चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले गई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर क्या लगा होता है, जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई। उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया
ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बाल कुछ सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटी और बेटे की हरकतों पर नज़र रखी थी, इसीलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को ही पता चल गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वे मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो तुम। उसने कहा कि माँ, वे चादर कहाँ हैं। तो मैंने उससे कहा कि वे तो मैंने धोकर डाल दी है। ये कहकर वे मेरे पास है जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ, मुझे बता दो ये सब कुछ क्या है। तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छिपा रही हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसे आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर की दुकान भी नहीं चल रही है और भैया अभी कुछ खास पैसा नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। भैया के दोस्त ने उसको एक काम दिया। उसने कुछ बहुत से नस्ल किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उसको संभालने उसके बस के बाहर था। इसीलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात को भैया को आराम भी करना होता था, इसीलिए उन बिल्लियों के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, उनको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिस वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाई लाकर दी थी वे भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का दोस्त बहुत अमीर है और वे इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था और वे हमें एक दिन के 1000 दे रहा था। और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वे मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वे मेरे सगे भाइयों से बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में सोचा, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उसके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वे फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वे हमें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वे हमारा हमेशा साथ देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है, पूरा दिन काम करता है। रात को मैं उसकी मदद करती थी। वे कहता भी था कि रात में भी वे सब कुछ कर लेगा। दिन भर तो वे बेचारा मेहनत करता था, इसीलिए मैंने उसे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे थे। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोचा जिनके मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। हमने ये बात राहुल को नहीं बताया, रूही ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब ये काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा नहीं गिरना चाहती थी। कुछ दिन बाद राहुल ने उस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का
कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालत पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा किया कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे दिए, चाहे वे मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखने नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास नहीं कर सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और ये एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसे मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी बेहद पसंद आई होगी।